एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो जाओ यार। सो गाइस, पावरफुल बॉटम के 4th एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के सीन की शुरुआत करते हैं। सीन की शुरुआत होती है हमारे प्यारे क्लमजी लान वांगजी से, जो अभी ऑफिस रूम के बाहर खड़ा हुआ है। विंग अपनी ट्रिप करके वापस आ चुका है, और लेकिन वांगजी ने इन दिनों में इतना ज़्यादा नुकसान किया है जिसकी शिकायतें भर भर कर विंग के ऑफिस तक पहुंची हैं। विंग शूशी से कहता है, टोटल कितने का सामान तोड़ा है उसने? विंग, तुम रहने दो। अगर मैंने तुम्हें बताया तो हो सकता है इस बार तो तुम उसकी जान ले ही लोगे। विंग घूर कर शूशे को देखता है और शूशे चुपचाप वहाँ पर सीधा सीधा बिल ला के रख देता है कि कितने का टोटल सामान का नुकसान हुआ है। उसे तो हैरानी थी, इस अल्फा ने पूरे $1 मिलियन का सामान तोड़ दिया है। इतना ज़्यादा पैसा इस बंदे ने ना उड़ा दिया यूं ही हवा में। विंग बस एक बार अपने आप को देखता है, मतलब उस बिल को देखता है, फिर एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, बुला कर लाओ उसे। शूशे बस अब गॉड से प्रे कर रहा था कि इस लान वांगजी नाम के बंदे को कोई बचा ले विंग से। ये एक बार तो मौत के मुंह से बिल्कुल टक करके बाहर आ गया, पर अब तो ये शेर के मुंह में जा रहा है। अब ये नहीं बचेगा। विंग को तो वैसे भी मांस खाना पसंद है, मेरा मतलब है ओमेगास जो है ना, वो उसको अल्फाज को परेशान करना पहले से पसंद है, और वांगजी पर तो उसका ध्यान पहले से ज़्यादा है। खैर, बाहर आकर वांगजी को वो इतनी बुरी तरीके से ट्रम्बल करते हुए देखता है ना, तो एक बार के लिए शूशे को भी दया आ जाती है बेचारे पर शूशे अपने काम को ज़रूर करेगा। वो विंग के जो ऑर्डर है उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। तो शूशे वे वांगजी के पास जाता है और कहता है, देखो वांगजी, मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, पर अब तो मैं सूले पर चढ़ना ही पड़ेगा। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारे घर वाले से कह दूंगा तुम्हारी फ्यूनरल की तैयारी कर ले। वांगजी कहता है, तो कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे पास पैसे रखे हैं जो उन्होंने मुझे कंपल्सेशन में दिए थे। क्या उनसे काम नहीं होगा? वो तो डिपेंड करता है कि तुम पर उतने पैसे है भी या नहीं। कितने का नुकसान हुआ है? पूरे $1 बिलियन का नुकसान हुआ है। बिलियन डॉलर? मेरे पास तो अकाउंट में बस $8 मिलियन है। मैं बाकी के पैसे कहाँ से लाऊंगा? $8 मिलियन तुम्हारे बैंक अकाउंट में कहाँ से आए? बॉस ने दिए थे, उन्होंने कहा था कंपल्सेशन है। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। वांगजी दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर से आवाज़ आती है, कम इन। वांगजी अंदर जाता है और जाते ही वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, क्योंकि अब वो समझ चुका है इस इंसान से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। ये वांगजी की पूरी हस्तियाँ मिटा सकता है, उसके पूरे परिवार को निस्तो नाबूद कर सकता है। इसलिए वांगजी किसी भी हाल में विंग को दुखी नहीं कर सकता। वांगजी विंग के सामने इस तरीके से बैठा था जैसे होता है ना, कोई क्रिमिनल जज के सामने जाकर बैठ जाता है कि मुझसे गलती हो गई है, जो सज़ा देना चाहे दे सकते हैं। सरेंडर कर दिया था उसने, अपने सर को झुकाकर। वांगजी वहीं बैठा हुआ था। वांगजी को इस तरीके से देखकर विंग को बहुत अजीब लग रहा था। अक्सर उसे अल्फाओं को अपने पैरों की जूती बनाकर चलना बहुत पसंद आता है, पर इस अल्फा को अपनी डिग्निटी को साइड में रखकर, अपने प्राइड को एकदम दूर फेंक करके इस तरह घुटनों के बल देखकर विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। विंग कहता है, तुम क्या हर बार अपने घुटनों के बल आ जाते हो? वांगजी तुरंत कहता है, नहीं, वो स्टैंड अप। वांगजी दोबारा स्टैंड करता है और वांगजी विंग के करीब आता है। विंग के कहने पर वांगजी से विंग कहता है, तुम्हें पता है तुमने कितने रुपए का नुकसान किया है हमारा? मुझे सेक्रेटरी ने बताया, $1 बिलियन का। और मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? विंग अपने आप से कहता है, $1 बिलियन? $1 मिलियन का नुकसान है, और उस बेवकूफ़ ने मिलियन कहा है। मैं उल्टा बोल रही हूँ, $1 मिलियन का नुकसान है, उसने बिलियन कहा है, तो उल्टा कह दिया। बिलियन ज़्यादा होता है, मिलियन कम होता है बिलियन के अकॉर्डिंग। तो अभी विंग अपने दिमाग में खुराफाती आइडिया लेकर आता है और बोलता है, अब इतना नुकसान तो किया है, तुम्हें भरपाई भी करनी होगी। मेरे पास
मेरे पास आपके दिए गए $8 मिलियन हैं उसमें, और $8 मिलियन और भी हैं उसमें, मैंने देखे नहीं। वो सब दे दूँगा मैं। वो तुम अपने पास रखो, वो मैंने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए दिए थे। तुम एक काम करो, अब से तुम पूरा ऑफिस का काम संभालना। तुम्हारा जो काम है वो भी संभालोगे और तुम मेरे साथ घर जाओगे। मेरे घर पे मेरे लिए खाना बनाना, मेरे घर की सफाई करना और मेरा सारा सब कुछ काम करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे सेक्रेटरी के बाद तुम मेरे सेक्रेटरी हो, समझ आया? वांग जी, जिसे समझ नहीं आया उसे प्रमोट किया गया है, यह सजा मिली है। नहीं समझ आया, पर वांग जी कहता है जी 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 बिल्कुल, जैसा आप कहें मैं वैसा करने को तैयार हूँ। वांग जी को विंग देखता है और कहता है नाउ गेट लॉस्ट। उसके एक्सप्रेशंस अभी भी सॉफ्ट नहीं हुए थे और जैसे ही वांग जी उस दरवाजे के उस पार जाता है, विंग की आंखें थोड़ी सी कोमलता से भर जाती हैं। वो एक सॉफ्ट जो एक्सप्रेशन विंग के चेहरे पर आया था, वो एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर उसकी माँ के साथ रहते हुए कभी कभी आता था, जब उसकी माँ उसे प्यार करती थी। विंग तो बस इस फीलिंग से अनजान है, वो नहीं समझता, लेकिन ये जो भी है ना बहुत खूबसूरत है। एक खूबसूरत सा एहसास है, जिस एहसास का एहसास विंग को पहले कभी नहीं हुआ। तो इस फीलिंग को वो अपने दिल में कहीं दबा कर रख लेना चाहता है, वो कहीं नहीं भगाना चाहता, क्योंकि ये फीलिंग बहुत अच्छी है। उसे अपने दिन में एक बार, पूरे दिन में एक बार सुकून का एहसास होता है जब वो वांग जी की कोई हरकत देख लेता है, सुन लेता है या फिर उससे बात कर लेता है। विंग को नहीं पता कि वो किस दलदल में घसता जा रहा है। प्यार एक दलदल की तरह होता है, एक ऐसा दलदल जिसमें एक बार जिसका पैर फिसल गया तो वो वापस उस दलदल से बाहर नहीं आ सकता। या तो वो उसके अंदर डूब जाएगा, या तो वो उसमें वहीं बैठा रहेगा, उसका दिल वहीं अटक जाएगा, वो कभी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाता। अगर दिल टूटा तो उसमें कहीं धंस जाएगा, वो दोबारा किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सफल रहा तो वहीं अटक कर रह जाएगा, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति पर टिक जाएगा। पर इस बारे में बेचारे विंग को कोई भी इल्म नहीं था, क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी ऐसी चीज़ें की ही नहीं ना। वो किसी अल्फ़ा के करीब गया ही नहीं, बल्कि वो अल्फ़ाओं को मारने के लिए तड़पता रहता है। विंग आज ही अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो अपने फाइल्स को चेक कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन के दूसरी तरफ शुयांग था। शुयांग कहता है विंग, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मेरे पीछे कुछ अल्फाज का ग्रुप लगा हुआ है, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं अभी अपनी कार में हूँ, मैंने देखा वो लोग 3 कारों से मेरा पीछा कर रहे हैं। विंग कहता है कूल डाउन, तू है कहाँ? शुयांग अपने एड्रेस बताता है कि अभी लोकेशन क्या है। विंग वहाँ से तुरंत निकलता है। विंग जैसे बाहर निकल रहा था वैसे उसे वांग जी दिखता है, पर अभी ध्यान वांग जी के ऊपर नहीं बल्कि उसके सिचुएशन के ऊपर था। शुशे भी उसके साथ क्या था। वो लोग अपनी कार में बैठते हैं, कार में बैठकर कार को ड्राइव करते हैं, बहुत रफ्तार से भगाते हैं और भगाते हुए उस लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश में थे। दूसरी तरफ हम शुयांग का सीन देखते हैं। शुयांग जो अभी भी उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था। शुयांग जो इतनी तेज़ी से कार भगा रहा था कि पता नहीं क्या होता है, अचानक क्या उसके सामने आया, क्या नहीं, किस चीज़ में उसका टकरार हुआ पता नहीं, पर उसकी कार किसी चीज़ से टकराई, उसका एक्सीडेंट हुआ। जब उसकी आंखें धीरे धीरे वो खोल पाता है, अभी भी उसकी बॉडी हिल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे चोट आई थी। किसी एक्सीडेंट में अगर कोई बंदा इस तरीके से फंस जाए तो उसका बॉडी थोड़ी देर के लिए तो पैरालाइज हो ही जाएगा। पर शुयांग को पता था अगर वो यहाँ पर इस तरीके से पड़ा रहा तो सब लोग उसे पकड़ के ले जाएंगे और फिर पता नहीं उसके साथ क्या होगा। शुयांग को वहाँ से भागना होगा, किसी भी तरीके से भागना होगा। वो अपनी बॉडी को, उस नम पड़ी बॉडी को बड़ी मुश्किलों के साथ, मुशक्क़तों के साथ में वहाँ से घसीटते हुए, रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। सामने उसे किसी के पैर दिखते हैं। वो तो डर ही गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। सामने एक इंसान खड़ा था, दिखने में एक अल्फ़ा, काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी चार्मिंग, और उसकी आंखों में एक सॉफ्ट सा एक्सप्रेशन था। वो कंसर्न लग रहा था। वो अल्फ़ा शुयांग के करीब आकर कहता है, आर यू ओके? आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया।
मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ, पर तुम चिल्लाना मत। अगर लोगों को पता चला कि मैंने एक ओमेगा का एक्सीडेंट कर दिया है, लोग मुझे जान से मार देंगे। प्लीज़ तुम चिल्लाना मत। श्रेयांक को तो एक मौका मिल गया था यहाँ से भागने का। वो खुद यहाँ से नहीं उठ सकता तो फिर इस अल्फ़ा का यूज़ कर सकता है। श्रेयांक कहता है, नहीं बोलूँगा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। वो अल्फ़ा तुरंत श्रेयांक की तरफ देखकर कहता है कि तुम चल सकते हो। नहीं डैम इट, तुम मेरे पैर नहीं देख पा रहे हो, चोट लगी है मुझे, मैं कैसे चलूँगा। वो अल्फ़ा कहता है, क्या मैं तुम्हें कैरी कर सकता हूँ? बस इसलिए क्योंकि तुम चल नहीं सकते, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है। श्रेयांक कहता है, ऑलराइट। इसके बाद वो अल्फ़ा श्रेयांक को अपने बाहों में उठा लेता है। बड़ी मुशक्क़तों के साथ में उसे इस तरीके से पकड़ता है जिस तरीके से उसकी बॉडी में और कहीं चोट ना लगे। अपनी कार में लाकर उसे बिठाने के बाद, सीट बेल्ट लगाने के बाद में कार को मोड़कर वो सीधे हॉस्पिटल की तरफ चल देता है। पर वो जिस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, वो हॉस्पिटल उस सिटी के अंदर नहीं था जहाँ पर वो लोग रहते हैं। शंघाई में नहीं था, बल्कि दूसरी जगह वो जा रहा था। पास ही के हॉस्पिटल में श्रेयांक को ले जाकर उसने एडमिट करा दिया। एंड देन उसके मेडिकल का बिल, उसका इलाज होने तक वो वहीं रहा। उसका माइनर ऑपरेशन हुआ जिसमें उसके पैर में कुछ टाँके आए थे और हाथ पर प्लास्टर चढ़ा था। लिटरली वो बुरी तरीके से ट्रम्बल कर रहा था, पर अभी भी वो खुद को थामे हुआ था। वो जो अल्फ़ा वहाँ खड़ा था, वो क्यूरियोसिटी के साथ में श्रेयांक को देख रहा था। श्रेयांक कहता है, ऐसे क्यों घूर रहे हो, कुछ पूछना तो पूछ लो। श्रेयांक अपने प्लास्टर चढ़े हुए हाथ को अपने दूसरे हाथ से उठाकर सीधा रखते हुए बोलता है। वो अल्फ़ा थोड़ा सा करीब आकर के एप्पल को पील करते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम एक ओमेगा होकर बिल्कुल नहीं रोए, तुम्हारी आंखों से एक आंसू नहीं आया। मैंने देखा उन लोगों ने तुम्हारे पैर को लिटरली सुई धागे से सिला है, तुम्हारे हाथ पे प्लास्टर चढ़ा है, कितना खून निकला है। तुम ना तो चिल्लाए और ना तुमने कोई आवाज़ की। मैंने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा है। अगर मुझे थोड़ी सी चोट आ जाए मैं तो रोने लगता हूँ। श्रेयांक जैसे हंसी आती है वो कहता है, तो तुम कमज़ोर हो और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। कमज़ोर लोग की निशानी होती है आंसू, और मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ। अल्फ़ा कहता है, ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं है, कमज़ोर लोगों की निशानी बिल्कुल नहीं होते आंसू। आंसू तो सबसे ताकतवर के पास होते हैं। श्रेयांक हंसते हुए पूछता है, कैसे? वो ऐसे, क्योंकि जो ज़्यादा वीक लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। उन्हें डर लगा रहता है कि एक्सप्रेस किया तो लोग उन्हें जज करेंगे या फिर उनका कैरेक्टर बिगड़ जाएगा, लोगों ने वो माचो मैन नहीं समझेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से कन्फेस करना जानते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें एक्सप्रेस भी करते हैं। तो तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे सबके सामने रोना चाहिए? मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं है। वो अल्फ़ा फिर आगे कहता है, मेरा मतलब सिर्फ इतना है, तुम्हें उन लोगों के सामने तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। श्रेयांक कहता है, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ तो मेरे लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो अल्फ़ा कहता है, हो सकता है कोई हो जो तुम्हें दूर से एडमायर करता हो, बस तुमने कभी ध्यान ही ना दिया हो। श्रेयांक उस अल्फ़ा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? इससे पहले वो अल्फ़ा और कुछ कह पाता, वहाँ विंग और शुशे दोनों भागते हुए आए थे। विंग वहाँ आकर के सीधा श्रेयांक के पास जाकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? श्रेयांक कहता है, हाँ, तुम लोग सीधा मेरा बॉडी लेने के लिए क्यों नहीं आ जाते जब मैं मर जाता तब? शुशे कहता है, तुम कितनी बकवास करते हो श्रेयांक, मौत के मुंह से बाहर निकल के आए हो, इसके बावजूद भी तुम इतनी बकवास कैसे कर सकते हो? श्रेयांक कहता है, कम ऑन गाइस, तुम लोगों को ये माइनर सी चीज़ बड़ी लग रही है। विंग कहता है, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या वो लोग अभी भी तेरे पीछे हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली ना उन्हें? हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? और हम लोग यहाँ आए हैं डायरेक्टली तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक करते हुए, उन लोगों ने तो तुम्हें ट्रैक नहीं किया ना? एंड ये अल्फ़ा कौन है? श्रेयांक कहता है, इसकी गाड़ी से मेरी टक्कर हुई थी तो ये मुझे लेकर के हॉस्पिटल आया है। वेल, तुम दोनों यहाँ डायरेक्ट आ गए, मैं तुम दोनों को यहाँ डायरेक्ट आने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ हेल्प मांगी थी। विंग कहता है, हम हेल्प ही लेकर आए हैं, नाउ लेट्स गो अहेड। श्रेयांक कहता है, डोंट टेल मी तुम अपना चॉपर लेकर आए हो, और नहीं तो क्या? तुम्हें लगता है मैं शंघाई से इस छोटे से विलेज में उस कार से आता अपनी?
तुम्हें चलना है तो तुम चलो, बाकी तुम्हारी मर्जी। विंग वहाँ से निकल गया। शुशे वहीं पर खड़ा हुआ था। शुशे कहता है, शुयांग बात जल्दी सुन, इससे पहले विंग का मूड बदल जाए और वो चौपड़ लेके खुद उड़ जाए। हम लोगों को चलना चाहिए। शुयांग कहता है, तुम लोग कितने बेवकूफ़ दोस्त हो मेरे। मेरी हिलने की हिम्मत नहीं है। मेरे पैरों में देखो कितने टाँके लगे हुए हैं। मेरा पैर पूरा सिला गया है यार, मैं कैसे चल सकता हूँ। शुशे फिर शुयांग की तरफ देख कर कहता है, तो तू हॉस्पिटल कैसे आया। शुयांग कहता है, ये सामने है ना, ये मुझे कैरी करके लेके आया था। शुशे कहता है, तो ये कैरी करके तुझे रख देगा वापस चॉपर में, सिंपल। शुयांग कहता है, ये मुझे कैरी करके लाया क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, पर अभी तुम लोग हो ना तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, एंड मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। शुशे कहता है, डोंट टेल मी शुयांग, अभी तू अपना वो भोलापन दिखाने वाला है कि यू डोंट लाइक टू बी टच्ड बाय अदर अल्फाज, ऐसा कुछ है क्या। शुयांग कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एंड आई विल शो यू, आई एम अ फ्लर्ट, देन गो अहेड। शुयांग फिर उस अल्फा से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे कैरी करके चॉपर में रख दो। हाँ, क्या तुम मुझसे कह रहे हो। तो और कोई है यहाँ पर तुम्हारे अलावा। तुम ही से कहूँगा ना, इडियट। वो अल्फ़ा कहता है, ओह हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं रख देता हूँ आपको उठाकर आपके चॉपर में। शुयांग को वो अल्फ़ा बड़े प्यार से कैरी करते हुए और उसको चॉपर में जाके बिठा देता है। जैसे ही वो अल्फ़ा बाहर जाने वाला था, शुशे उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम नहीं जा सकते। वो अल्फ़ा कहता है, पर मैं क्यों नहीं जा सकता, मैंने सब कुछ कर दिया है, मेरी पुलिस में कंप्लेन मत करना। देखो मैं कंपनसेट करने के लिए भी तैयार हूँ, तुम्हें पैसे चाहिए तो बोल दो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे जाने दो प्लीज़। शुयांग कहता है, शुशे। तभी वो अल्फ़ा कहता है, प्लीज़ तुम तो कुछ कहो ना। उस अल्फ़ा को लग रहा था कि शुयांग अब उसकी तरफ बोलेगा, एटलीस्ट उसे जाने के लिए बोल देगा, पर शुयांग की बात सुनकर तो उस अल्फ़ा के होश ही उड़ गए। शुयांग कहता है, इसके हाथ पैर और मुंह बांध करके पीछे धकेल दे ताकि ये भाग ना पाए। वो अल्फ़ा कहता है, भलाई का ज़माना नहीं है, मैं तुम्हें कैरी करके यहाँ तक लेके आया, तुम्हें चॉपर तक बिठाया, तुम्हारे बिल तक भरे हैं मैंने, जाकर तुम्हारे लिए दवाइयाँ जुटा के लेके आया, और हॉस्पिटल में हर जगह मैंने चक्कर काटे हैं, हर एक डॉक्टर को बुलाया, इसके बावजूद तुम ये सब ये कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम कैसे हो मेका हो, तुम एक अल्फ़ा को इस तरीके से कैसे बंद कर सकते हो, तुम लोग बिल्कुल शेमलेस हो, एकदम शर्मनाक हरकत करते रहते हो। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और इस बात का एहसास शुशे को हो रहा था। शुयांग भी डर के मारे कांपने लगा था। वो किसी चीज़ से नहीं डरता है सिवाय विंग के गुस्से से। अगर विंग को एक बार गुस्सा आ गया तो विंग की बंदूक चलेगी और सामने वाला है वो है ना, वो स्वर्ग सुधर जाएगा सारा, या फिर नर्क सुधारेगा, ये पक्का है। इसलिए शुयांग शुशे को इशारा करता है और शुशे तुरंत एक कपड़ा उठाता है और उस अल्फ़ा के मुंह में ठूस देता है। वो अल्फ़ा कह रहा था, तुम लोग बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब कर। वो अल्फ़ा चुप ही नहीं हो रहा था, अभी भी वो चिल्लाया जा रहा था। विंग चिल्लाते हुए बोलता है, आई नीड साइलेंस। शुशे तुरंत अब अपना वो हथियार उठाता है जिससे वो उस अल्फ़ा को बेहोश करने वाला है। उस अल्फ़ा के ऊपर उस परफ्यूम की कुछ बूंदें छिड़कते ही वो अल्फ़ा नींद के आगोश में सो गया था, अपने मीठे मीठे सपनों में खो गया था। इसके बाद शुशे ने उसे वहीं चौपर में अपने पैरों के नीचे पटक दिया। शुयांग कहता है, बेचारे की कोई डिग्निटी नहीं है। शुशे कहता है, इन जैसे लोगों की डिग्निटी होती तो ये हमारे पैरों में नहीं पड़ा रहता। वेल विंग, तू क्या सोच रहा है। विंग कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रहा है। शुयांग के पूछने पर विंग कहता है, ये अल्फ़ा वहाँ अपेयर हुआ जहाँ तू था, और इसके बाद ये तुझे कैरी करके लेकर भी आया। मुझे लग रहा है ये स्पाई है। विंग के कहने पर शुशे कहता है, क्या स्पाई और इस तरीके का बेवकूफ़, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता है। विंग कहता है, मुझे पूरा यकीन है, अगर तुम्हें शक है तो इसे यहीं से नीचे गिरा दो। शुयांग कहता है, विंग तुम इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हो, अगर ये स्पाई नहीं हुआ तो ये यहाँ से गिरकर मर जाएगा। विंग कहता है, ये बात तुम मुझसे कह रहे हो।
अब शुयांग को याद आया कि वो किससे ही इंसानियत की बात कर रहा है। विंग इनह्यूमन है, वो कभी किसी पर मर्जी नहीं दिखाता है। शुयांग सोच रहा था कि अगर वांग जी जिंदा बच सकता है तो शायद कोई और अल्फा भी विंग के चंगुल से बच जाएगा, पर वो गलत सोच रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुशे कहता है, पर विंग हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग कहता है, तुम लोग ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो गए हो, तुम लोगों को सॉफ्ट हार्टेड बना किस चीज़ ने दिया। डोंट टेल मी कि तुम लोग किसी को पसंद करने लगे हो। शुयांग और शुशे दोनों साथ में कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है, अच्छा होगा कि तुम लोग मुझसे झूठ ना बोलो। शुशे कहता है, अगर ऐसी बात है ना विंग, तो तुझे मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, मैं इसे यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। शुयांग भी कहता है, हाँ बिल्कुल, और इसके बाद इसकी मौत के जिम्मेदार तुम सिर्फ अकेले होगे। हमने तो कहा था इसे ज़िंदा रखने के लिए, ये कोई स्पाई नहीं है। ऐसा बोलकर शुयांग उस आदमी को, उस अल्फ़ा को वहाँ से फेंक देता है। वो अल्फ़ा नीचे गिर रहा था। शुयांग और शुशे उसे देख रहे थे। विंग की नज़र अंदर ही थी, वो बाहर नहीं दिख रहा था। विंग काउंटिंग करता है, सन और ई। उसके ई यानी 1 कहते ही पता नहीं कहाँ से अचानक से उस अल्फ़ा के ऊपर पैराशूट ग्लाइडिंग का जो पैराशूट होता है ना, वो आ गया और वो नीचे गिरने से बच गया। शुयांग और शुशे दोनों हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देख रहे थे। शुयांग कहता है, ओह गॉड, अनबिलीवेबल। शुशे कहता है, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट विंग, उसने हम लोगों का चेहरा देखा हुआ है, अगर उसने किसी को बता दिया तो। विंग कहता है, उसने सिर्फ चेहरा नहीं देखा है, हम लोगों की बातें, हम लोगों की आवाज़, हम लोगों का चेहरा रिकॉर्ड किया है। उसके ग्लासेस नहीं देखे, उसमें कैमरा था। शुयांग कहता है, तो तूने उसे रोका क्यों नहीं जब तुझे सब कुछ पता चल गया था। विंग कहता है, तुम लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी था ना, हर किसी पे अंधा विश्वास करते रहते हो सिर्फ इसलिए। शुयांग कहता है, सच में मैं तो फंस गया, मैं सच में उस पर भरोसा कर बैठा था। विंग कहता है, उसे पकड़ना बहुत आसान है। शुयांग तुरंत हैरान होकर कहता है, डोंट टेल मी विंग कि जिस ग्रुप से वो है उस ग्रुप को तू जानता है और वो तेरे कब्जे में आ भी चुका है। विंग कहता है, विंग अपने फ़ोन को अब बंद करके वहीं रख देता है। शुशे कहता है, मैं तो भूल ही गया था, ये विंग है, वो कुछ भी कर सकता है। विंग अपनी आंखें बंद करके वहीं पर बस बैठ गया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी, उसे एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। उस चेहरे को देखते ही उसकी आंखें तुरंत खुल गई। विंग की आंखें खुली देखकर शुयांग कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, कुछ नहीं। विंग जिसके माथे पर पसीना आ रहा था, शुशे उसे बॉटल देता है पानी की। ठंडे पानी की बॉटल को वो पीने की जगह अपने सर के ऊपर से डाल लेता है, क्योंकि विंग का दिमाग ख़राब होता जा रहा है। विंग ने अपनी आंखें बंद करी और उसे हंसता खिलता हुआ चेहरा दिखाई दिया, वो भी लान वांग जी का, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वापस नहीं जाना चाहता है, उसे अजीब लग रहा है, उसे सिकनेस फील हो रही है। उसका मन कर रहा है वो जल्दी से वापस जाए और वांग जी को देखे, क्या वो ठीक है कि नहीं। अब हम देखते हैं ऑफिस का सीन। ऑफिस में काफ़ी देर तक वांग जी रुका रहा। रात के लगभग 9 बज गए थे, सब लोग जा चुके थे, लान सजन भी जा चुके थे और वांग जी ने बोल दिया था कि उसे अपने बॉस के साथ ही स्टे करना है। उसने जो नुकसान किया है उसके कंपनसेशन की वजह से उसे अपने बॉस के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। लान सजन ने कहा कि वो लोग बात करते हैं, उनकी सैलरी से काट लिया करे वो हर महीने, पर वांग जी ने इंसिस्ट किया कि ठीक है चलेगा, ऐसा ही चलेगा, वो अपनी सैलरी नहीं काटने देंगे ताकि उनकी मॉम को एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल सके। लास्ट जिनको उसने जैसे तैसे मना लिया था। रात के 9 बजे के समथिंग विंग, शुयांग, शुयांग को छोड़कर शुशे और विंग वापस ऑफिस आए थे अपने कुछ फाइल्स को ले जाने के लिए, क्योंकि रात में बैठ के वो लोग काम करने वाले हैं। ऑफिस का काम काफ़ी सारा पड़ा हुआ है कभी, क्योंकि वो लोग दोपहर में ही निकल गए थे। विंग वहाँ आता है तो वांग जी को वहीं टेबल पर सोया हुआ पाता है। शुशे कहता है, ये यहाँ क्यों सो रहा है। विंग को याद आता है और वो कहता है, इसे मैंने फुल टाइम वर्कर रख लिया है, ये मेरे साथ घर पे जाएगा, मेरे लिए खाना बनाएगा, लॉन्ड्री करेगा और क्लीनिंग करेगा, इसे जगाओ और लेके जाओ। विंग ऑफिस में ही रुका था और वांग जी को जगा कर उसने घर भेजा था। शुशे के साथ वांग जी घर पहुँच गया था। विंग के घर, विंग का घर इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि वांग जी
देखते देखते पीछे की तरफ गिर गया। वो तो भला हो शूशे का जिसने उसे पकड़ लिया। शूशे कहता है, तुम ठीक तो हो ना वांग जी? वांग जी कहता है, थियन्ना, हुआ तो थियन्ना, कितना 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 बड़ा, कितना खूबसूरत घर है। मैंने इतना बड़ा, इतना खूबसूरत घर बस टीवी में देखा है। असल ज़िंदगी में तो मैंने कभी नहीं देखा। कितना सुंदर है ये। शूशे कहता है, विंग की माँ की चॉइस है। विंग की माँ? माफ़ करना, मैंने उनका नाम ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था। शूशे कहता है, चलता है, वो यहाँ नहीं है वैसे भी। शूशे को वांग जी थोड़ा मासूम सा लग रहा था, इसलिए शूशे वांग जी को अंदर लेके जाता है, उसे अपना काम समझाता है और बोलता है कि अभी उसे सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। वहाँ पर उसके लिए एक पर्सनल रूम भी है। वो रूम देखकर भी वांग जी कहता है, ये रूम तो हमारे पुराने घर से भी बड़ा है। हम लोग जहाँ रहते थे ना, उस घर से बड़ा रूम है ये। क्या सर्वेंट्स के लिए इतने बड़े बड़े कमरे होते हैं? शूशे कहता है, विंग के घर में इतने बड़े बड़े ही कमरे रहते हैं। हम लोगों के घर में से थोड़े छोटे कमरे हैं, पर हाँ, हमारा घर भी अच्छा है। आपके पास भी इतना बड़ा घर है? हाँ बिल्कुल। वैसे एक बात बताओ। मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात? जहाँ तक मुझे पता है, विंग कभी किसी को इतना अटेंशन नहीं देता है। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है जो तुम्हें इतनी अटेंशन देता है? वांग जी कहता है, अटेंशन? मुझे नहीं पता। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो मुझे अटेंशन देते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हें ऐसे ही छुट्टियाँ दे दी हैं? वांग जी को समझ ही नहीं आया कि किस बारे में बात हो रही है। पर खैर, वो वहाँ पर रुकता है और जैसे ही शूशे वहाँ से चला जाता है ना, वांग जी पूरे घर की उथल पुथल करके सफाई करता है। हर एक चीज़ को पूरी तरीके से चमका देता है। वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद में लगभग सुबह के 6 बज गए थे उसे पूरा घर क्लीन करने में। उसने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की थी। रात भर वो सोया नहीं और फिर किचन में जाकर शावर लेने के बाद और वो खाना पकाता है, अपना लंच बॉक्स पैक करता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वांग जी की आंखों के नीचे काले काले धब्बे अलग ही नज़र आ रहे थे, जिस बात का सबूत थे कि वो रात भर नहीं सोया है। जब वांग जी विंग के ऑफिस के बाहर जाकर बार बार नॉक करता है तो विंग अपने ऑफिस में ही बने हुए अपने बेडरूम से बाहर निकल कर दरवाज़ा खोलकर कहता है, कौन है? वांग जी को देख कर विंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें आने दिया? किसने कहा था तुमसे आने के लिए? मेरी नींद ख़राब करने के लिए? हाँ। वांग जी डर गया। वांग जी कहता है, मैं ब्रेकफास्ट लेके आया था। ब्रेकफास्ट? क्या मैंने कहा लाने के लिए? विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग की नींद बहुत प्यारी है, उसे अपनी नींद हद से ज़्यादा प्यारी है। तो वो बहुत गुस्से में था, पर वो वांग जी की उस उतरे हुए शक्ल को देख कर ना अपने गुस्से को पी जाता है और विंग ने वांग जी को फिर अंदर बुलाता है। लिटरली यहाँ कहानी कुछ ज़्यादा ही उल्टी नहीं है क्या? विंग एक ओमेगा है और वांग जी एक अल्फ़ा है। एक अल्फ़ा एक ओमेगा से इतना ज़्यादा डरता पुकता रहता है। कहानी में असली ट्विस्ट कुछ टाइम बाद आने वाला है, तो आप लोग वेट करना, क्योंकि इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया नहीं, उस अल्फ़ा का जो शुयांग को मिला था। उस अल्फ़ा की एंट्री इन लोगों की कहानी में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। अब आप लोग गैस कीजिएगा कि आखिर वो अल्फ़ा था कौन। अगर जिसने नाम सही गैस किया ना, अगली स्टोरी उसके मन की लेके आऊँगी। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा के बाय बाय, ख्याल रखना, बाय बाय।